पंक्चुएशन मार्क्स। सो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओके, डेफिनेशन है पंक्चुएशन मीन्स यूजिंग स्पेशल मार्क्स इन राइटिंग टू मेक सेंटेंसेस क्लियर, करेक्ट एंड मीनिंगफुल। पंक्चुएशंस क्या होता है? ये जो होते हैं स्पेशल मार्क्स होते हैं, कुछ विशेष चिन्ह होते हैं इन राइटिंग, लिखने में, टू मेक सेंटेंसेस क्लियर, सेंटेंस को उसको कैसा करने के लिए? क्लियर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए और मीनिंगफुल करने के लिए। ठीक है, आपको पता है हिंदी में जैसे आपने किसी से कहा, पंक्चुएशन का इंपॉर्टेंस देखना है। एक पंक्चुएशन की गलती से पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रुको मत जाओ, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है रुको मत जाओ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। अब दूसरा देखना है, रुको मत जाओ। सेंटेंस वही है, लेकिन किसके कारण ये जो कॉमा लगा रहे हो यहां पर, इस कॉमा के कारण इन दोनों की मीनिंग क्या है? अलग अलग है। मतलब अगर आप गलत पंक्चुएशन लगा दोगे ना तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। सामने वाला कोई जो है आपसे गुस्से में है, आपसे नाराज है और आप उसको बोल रहे हो रुको मत जाओ, तो उसका और ज्यादा दिमाग खराब होगा। आपको उसको क्या बोलना चाहिए? रुको मत जाओ। कुछ आ रही बात समझ में? तो एक छोटा सा कॉमा की जो है वो गलत लग जाएगा तो क्या होगा? चीजें जो है पूरी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये होते हैं पंक्चुएशंस आपके। और ये कैसे, देखो यहां पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखना कि हिंदी में ये विराम चिन्ह जो है पंक्चुएशन, आपने यहां कॉमा लगाया तो इसका मीनिंग अलग हो गया है, और यहां आपने कुछ लगाया तो इसका मीनिंग अलग हो गया। मतलब आप अलग पंक्चुएशन लगा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है? इसका मीनिंग जो है वो भी चेंज हो रहा है, अलग हो रहा है। अब आपके काम की चीज देखना है, क्या हम स्टडी कर रहे हैं और क्या हमारे लिए काम का है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं पंक्चुएशन मींस, अब इसमें क्या क्या आपके पंक्चुएशन मार्क हैं। देखो, सबसे पहले फुल स्टॉप। फुल स्टॉप समझते हो? हाँ। कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सप्लेनेशन मार्क है, एपोस्ट्रॉफ जो एस लगता है वो वाला मार्क है, कॉलन है, सेमी कॉलन है। भाई कॉलन सेमी कॉलन विशेष पढ़ना है, ध्यान देना है। इसके बाद मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। कोटेशन मार्क्स है ना, जो हम नरेशन में यूज करते हैं। हाइपन है ना, डैश है। इसके बाद में ब्रैकेट्स और दी जो हमारे पैरेंथेसिस होते हैं वो भी है इसमें। एलिपेसिस है, एलिपेसिस जो कहीं पर रुक रुक कर हम बोलते हैं उसके लिए यूज होता है। और स्लैश, ठीक है, जो डेट वगैरह हम लोग मेंशन करते हैं ना उसमें बीच में स्लैश लगाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं जो आपको दिया है फ्रंट में, दैट इज द फुल स्टॉप। भाई फुल स्टॉप क्या होता है, कैसे काम करता है, थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, इसका उपयोग कहां होता है? एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट आफ्टर एब्रिविएशंस। मतलब जब आपने अपनी पूरी बात को कंप्लीट कर दी हो तो वहां पर आपको फुल स्टॉप का उपयोग करना है। मतलब ये जहां यूज होता है, जैसे हिंदी में फुल स्टॉप को कैसे यूज करते हैं हम? पूर्ण विराम कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का चिन्ह हिंदी में ऐसा लगता है, ठीक है। हिंदी में आप एक ऐसा डंडा लगा देते हो तो ये पूर्ण विराम। इंग्लिश में ऐसा नहीं, इंग्लिश में एक डॉट ऐसा लगता है। आ रही बात समझ में? तो हिंदी और इंग्लिश में क्या है कि थोड़े से पंक्चुएशन मार्क्स जो है उनके डिफरेंसेस है ना, ये दोनों भाषाएं अलग अलग हैं। तो हम इंग्लिश का सीख रहे हैं इसलिए इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो फुल स्टॉप हमने कैसा लगाया? गोल वाला। अब इसके एग्जांपल्स देखो। आई लिव इन दिल्ली, शी इज अ टीचर एंड डॉक्टर शर्मा इज माई अंकल। चलो, इसके बाद अगला है कॉमा, अल्प विराम जिसे हम लोग कहते हैं। अब ये कहां होता है? टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट। कोई लिस्ट आपने बनाई है, उसमें आप आइटम्स को सेपरेट कर रहे हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे मार्केट से आपको सब्जियां खरीदने के लिए गए तो आपने कहा अनियन आपने खरीदा, आपने पटेटो खरीदा, आपने टमाटो खरीदा। तो इनको जब शॉर्ट लिस्ट आप करोगे तो उनके बीच में क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे, है ना। दूसरा, आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। इंट्रोडक्टरी वर्ड्स जो आपके होते हैं उनके बाद में भी आप इनका उपयोग करते हो। ये क्या पूछ रहे हैं? एब्रिविएशन। एब्रिविएट करना मतलब किसी चीज को संक्षिप्त करना। किसी चीज को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं पूरा तो वहां एब्रिविएट का यूज होता है। आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद में बिफोर कंजंक्शंस एंड बट, सो, यट इन कंपाउंड सेंटेंसेस, है ना। एंड टू सेपरेट क्लॉजेस, और क्लॉजेस को भी सेपरेट करने के लिए अब इसका यूज करते हैं। जैसे देखो, आई बॉट एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंज। तो ये पहला एग्जांपल हो गया किसका? आइटम्स को अलग अलग आपने किया। यस,
आई एग्री विथ यू, हाँ मैं आपसे सहमत हूं। तो ये वाला है आपका आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आपका क्या है? यस, नो, आई कैंट डू दिस, नहीं मैं नहीं कर सकता। तो ये विशेष ध्यान आपको देना है, नो आई कांट गो देयर, नहीं मैं वहां नहीं जा सकता भाई। तो इंट्रोडक्टरी वर्ड के बाद में कॉमा आया, फिर आपने आई लगाया। और ये आदत हम सबको डाल लेनी है कि अगर हम आज से राइटिंग वर्क कर रहे हैं देन वी मस्ट हैव टू यूज करेक्ट पंक्चुएशन बिकॉज दे प्ले मेजर रोल इन लैंग्वेज लर्निंग। एंड अगर हम इस कोर्स का हिस्सा हैं तो हमारा उद्देश्य ये हो कि हमारी राइटिंग स्किल में हम बहुत अच्छा कर पाए, क्योंकि हम जब किसी को सिखाने जाएंगे देन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम भी उन चीजों को सही यूज करें, है ना। तो कॉमा आप लोगों का जो है ये आपको यूज करना है। ऐसे देखो, ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत करी बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया, है ना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करोगे आप सफल हो जाओगे। तो एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। अगला है क्वेश्चन मार्क। ये हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में एक जैसे यूज होता है। कॉमा भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक जैसे यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन मार्क भी दोनों भाषाओं में एक जैसे यूज होता है। इसका उपयोग इन द एंड ऑफ द सेंटेंस आप करते हैं सवाल करने के लिए। सबको पता है व्हाट्स योर नेम, आर यू कमिंग टुडे। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? आश्चर्य। तो ये मार्क आपका कहां लगता है एक्चुअल में? टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, किसको दिखाने के लिए? स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाने के लिए। स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैसे? जॉय हो गया, सरप्राइज हो गया, एंगर हो गया। टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जॉय, सरप्राइज एंड एंगर। ओके, इसके लिए आप इसका उपयोग करते हो। एग्जाम्पल्स हैं, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे, सो इट्स शोइंग द जॉय। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। सो ये देखो लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लिया। ओ नो, आई लॉस्ट माय वॉलेट। ओ नहीं यार, मैंने अपना वॉलेट कहीं खो दिया। सो दिस इज एक्चुअली द एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बहुत यूज होता है, इसको यूज करना है प्रैक्टिकली। ये रहा आपका, ये रहा आपका। और भी हम बना सकते हैं इसमें। व्हाट यू हैव फेल्ड, ये देखो ये एंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगर प्लस सरप्राइज, क्या तुम फेल हो गए। सो दैट इज। चलो अगला देखो, एपिस्ट्रॉफ मार्क जो है आपका, जो एपिस्ट्रॉफ एस में हम यूज करते हैं, ठीक है। टू शो पोजेशन, किसके लिए उपयोग होता है? पोजेशन को शो करने के लिए। ये सब याद रखना, अभी मैं क्वेश्चंस भी इन पर बेस्ड आपसे पूछने वाला हूं। इन कॉन्ट्रैक्शंस और कॉन्ट्रैक्शंस में भी इसका उपयोग होता है। कॉन्ट्रैक्शन समझते हो ना, जब एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने के हिसाब से। एग्जाम्पल्स देखो आप। सबसे पहला पोसेशन में देखो, रोहन्स बुक, किसकी बुक? द गर्ल्स हॉस्टल, किसकी हॉस्टल? लड़कियों की हॉस्टल, है ना। तो यहां पर देखो सिर्फ मार्क लगाया, यहां पर एस भी लगाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गर्ल्स में ऑलरेडी लास्ट में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। जिसके लास्ट में एस आ रहा हो वहां सिर्फ क्या लगाते हैं? एपिस्ट्रॉफ मार्क लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्शंस में कैसे यूज होता है? देखो कॉन्ट्रैक्शन में दिखा आपको, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्शन में लिखा कांट, डोंट, वॉन्ट, गेटिंग, हैवंट, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये अब ऐसे देखो, इसमें भी लिखा है शी इज माई सिस्टर। तो शी और इज को हमने क्या लिख दिया? दैट इज शी इज। गेटिंग? ओके, तो ये थे आप लोगों के एपिस्ट्रॉफ मार्क। भाई यहां से थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। ये क्या है स्टूडेंट्स को समझ में नहीं, यहां तक तो फिर भी आपको समझ में सारी चीजें आती हैं। कॉलन कैसे यूज होता है? कॉलन मतलब दो डॉट ऐसे लग जाता है। इसका उपयोग होता है बिफोर अ लिस्ट, किसी लिस्ट के आगे, किसी एक्सप्लेनेशन के आगे, या फिर किसी एग्जाम्पल के आगे। इन टाइम एंड रेशोज, जो रेशो और टाइम होते हैं उसमें भी आप इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स, मुझे ये सारे आइटम्स चाहिए। तो ये देखो आपने जो आइटम्स हैं वो आगे लिखने वाले हैं, तो आप यहां पर कॉलन लगाओगे, पेन, पेपर एंड जो भी आगे आपको चाहिए, इंक। समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है ये बताइए। एक सेकंड में थोड़ा फ़ॉन्ट साइज इसका छोटा कर देता हूँ।
ओके, तो कॉलन आपका कहां यूज हो रहा है? एक तो हो रहा है किसी चीज को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं उसमें, दूसरा देखो टाइम में कैसे 10 और ये बीच में देखो कॉलन लगाया 30 AM। आ रही बात समझ? चलो, तो कॉलन का उपयोग कहां होता है पहले तो बताओ। एग्जाम्पल और लिस्ट। हाँ, किसी चीज को आप लिस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हो उसमें और टाइम जो आ रहा है उसमें आप इसको यूज करते हैं। अब सेमी कॉलन क्या होता है? सेमी कॉलन मतलब टू ज्वाइन टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब जो एक दो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र क्लॉजेस हैं उनको जोड़ने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? सेमीकोलन। अब इंडिपेंडेंट समझते हो किसको कहते हैं? स्वतंत्र, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, मतलब दोनों सेंटेंसेस अपने आप में। और दूसरा यूज होता है टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स लिस्ट आइटम्स, कॉम्प्लेक्स लिस्ट आइटम्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे देखो, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब मुझे एक बात आप बताएं, एक और आप उसको ईमानदार बता रहे हो, दूसरी ओर आप उसको मेहनती भी बता रहे हो, और ये दोनों आपके क्या हैं? दोनों सेंटेंस आपके स्वतंत्र सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस इसके ऊपर निर्भर है। आ रही बात समझ में? तो इनके बीच में हमने क्या लगाया? सेमी कॉलन। ऐसे देखो, मैंने कहा शी केम, वो यहां आई, या आपने ऊपर वाला मार्क यूं लगाकर यूं लगाना है, ठीक है ना? दैट इज द मार्क ऑफ एक्चुअली सेमी कॉलन। शी केम हियर, शी डिडंट हेल्प मी, वो यहां आई, मेरी मदद नहीं की उसने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो एक स्वतंत्र सेंटेंस आपका, इंडिपेंडेंट क्लॉज आपकी क्या होगी? शी केम हियर। दूसरा क्या हो गया? तो इस स्थिति में आपको बीच में सेमी कॉलन लगाना होता है, जो हार्डली बहुत कम यूज होता है, बट वी मस्ट नो हाउ टू यूज इट, है ना? चलो, इसके अलावा देखो कुछ सेपरेट कॉम्प्लेक्स लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं उनमें भी, जैसे आई विजिटेड दिल्ली इंडिया। अब देखो, दिल्ली किस में? इंडिया में। पेरिस किस में? फ्रेंच में। और रोम किस में? कुछ आ रही बात समझ? तो आई विजिटेड, मैंने विजिट किया इंडिया में दिल्ली, फ्रांस में पेरिस, और इटली में रोम विजिट किया मैंने। कुछ आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अरे इटली एक कंट्री का नाम है, फ्रांस एक कंट्री का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, लेकिन ये जगह है, वहां पर शहर है, ठीक है ना? दिल्ली शहर है, पेरिस शहर है, रोम शहर है। गेटिंग? तो हम जब ऐसे कॉम्प्लिकेटिव लिस्ट को, कॉम्प्लेक्स लिस्ट को तैयार कर रहे हैं, तो वहां पर भी इन आइटम्स को सेपरेट करने के लिए देखो, बीच में तो हमने यहां क्या लगाया? देखो, कॉमा लगाया, लेकिन यहां पर हमने क्या लगाया? सेमी कॉलन। सो दिस इज द यूज ऑफ सेमी कॉलन। कुछ आई बात समझ में? पक्का? चलो बताओ मुझे। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा कि कॉलन का उपयोग कहां करते हैं? जब हम कोई आइटम्स की लिस्ट तैयार कर रहे हो तो वहां कॉलन लगा रहे हो, लेकिन सेमी कॉलन कहां लगा रहे हो? जब दो सेपरेट क्लॉजेस आ रही हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रही? तो वहां आप सेमी कॉलन लगा रहे हो। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स लिस्ट आप तैयार कर रहे हो उसमें भी आप किसका उपयोग कर रहे हो? सेमी कॉलन का उपयोग कर रहे हो। विशेष ध्यान देना है इसको। चलो अगला देखो, आपका कोटेशन मार्क्स। अगर आपको याद हो तो कोटेशन मार्क्स हम लोगों ने नरेशन में यूज किए थे। याद है कि जब भी कोई कोट कहा जाता है, कोई बात कही जाती है, तो उसको जब डायरेक्ट स्पीच में हम लिखते हैं तो उसको हम लोग इस पर्टिकुलर कोटेशन मार्क के अंदर उसको रखते हैं। जैसे टू शो डायरेक्ट स्पीच, देखो डायरेक्ट स्पीच में इसको यूज करते हैं। टू कोट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड, सामने वाले के जो वर्ड है उनको एज इट इज कोट करने के लिए, एज इट इज कहने के लिए। कोट का मतलब कहना है ना। ही सेड आई एम रेडी। इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि यहां पर सेड लगने के बाद में क्या लगता है? और कॉमा लगने के बाद में फिर ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोटेशन आपको यूज करना होता है, इसको कोटेशन मार्क्स। कुछ आ रही बात समझ में? ऐसे देखो, शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, एज इट इज के लिए कोटेशन मार्क हमने ये लगाया है। गेटिंग? अब चूंकि ये क्वेश्चन मार्क था तो यहां पर एज इट इज हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क भी लगाया, यहां हमने कॉमा भी लगाया। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो कोटेशन मार्क समझ में आया? कहां यूज होता है ये? जब भी किसी डायलॉग को बोला जा रहा है। क्या कहा मैंने? जब भी किसी डायलॉग को बोला जा रहा है। हाँ, जब भी कहीं पर कोई डायलॉग बोला जा रहा है तो विशेष ध्यान देना है कि वहां हमें किसका उपयोग करना है? कोटेशन मार्क का उपयोग करना है। चलो, हाइपन वन ऑफ माय फेवरेट।
ठीक है, अब हाइपन कैसे यूज होता है इस बात पर सारे के सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हाउ वी यूज हाइपन। ओके, सबसे पहले देखो, टू ज्वाइन टू आर मोर वर्ड्स, टू ज्वाइन टू आर मोर वर्ड्स मतलब दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में हाइपन लगता है उन शब्दों के। ठीक है, उन शब्दों के बीच में आप क्या लगाते हो, हाइपन का उपयोग करते हो दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे देखो, अ वेल नोन राइटर, अ वेल नोन राइटर मतलब एक प्रसिद्ध राइटर। तो वेल और नोन को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया हमने, ये बीच में हाइपन को लगाया। ऐसे देखो, अ 10 year old boy। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा यहां बीच में हमने यहां क्यों नहीं लगाया, यहां नोन के बीच में हमने क्यों नहीं लगाया? जो लास्ट वर्ड आ गया। देखो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन देखो। एक्चुअल में ये जो 10 है ये किससे जुड़ा है, ईयर से, और ये जो ओल्ड है ये ईयर के साथ लगा हुआ है, इसलिए इनके बीच में हाइपन लगा रहा है। लेकिन यहां पर ओल्ड और बॉय ये दोनों क्या है, एक एनपी है, नाउन फ्रेज है। क्या है, कल ही पढ़ाया था ना। हाँ, तो इसके कारण इसके बीच में हाइपन नहीं लगा रहा। हाइपन हम वहीं लगाएंगे जब दो वर्ड जुड़ नहीं रहे और उनको जोड़ना हम चाह रहे हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? Yes, पक्का? Yes. जैसे देखो मैंने कहा सॉरी एन लिख लो, एन ओल्ड। अब देखो एक मैंने लिख दिया ओल्ड पुरानी, टॉन फटी हुई बुक, एक पुरानी फटी हुई बुक। तो ये जो पुरानी और फटी हुई दोनों क्या है, बुक से रिलेटेड है, तो इनके बीच में हमें क्या लगाना है, हाइपन लगाना। कुछ आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं? चलो, सो टू ज्वाइन टू आर मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए विद कंपाउंड्स एडजेक्टिव। ये देखो कंपाउंड एडजेक्टिव्स के साथ में, तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव है नीचे आपका बना हुआ है ना, अ 10 year old boy। चलो, हाइपन समझ में आ गया नहीं आया आपको? Yes, बीच में हाइपन कैसे लगता है, सिर्फ एक मार्क लगता है। हाँ, हाइपन और डैश में अंतर होता है भाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाइपन में और डैश में क्या होता है, अंतर होता है। देखो, टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एम्फेसाइज, किसी चीज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एम्फेसाइज करते हो तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डैश का करते हैं। ठीक है, हाइपन छोटा लगता है, डैश थोड़ा बड़ा लगता है। जैसे देखो, शी इज कमिंग टुडे नॉट टुमारो। ठीक है, अभी देखो आपने हाइपन क्या लगाया था, जैसे आपने कहा अ बैड अ शॉर्ट, ऐसा लिखो, अ शॉर्ट स्वीट स्टोरी, शॉर्ट स्वीट स्टोरी, ये लो, छोटी और प्यारी कहानी के बीच में हाइपन लगा रहा हो। लेकिन डैश कहां लगा रहे हो, कि कोई बात को आपने बोला उसके बाद एक नई सिचुएशन आपने स्टार्ट कर दी कि भाई शी इज कमिंग टुडे, वो आज आ रही है, कल नहीं, नॉट टुमारो, तो बीच में डैश लगाना है। हाइपन छोटा होता है, डैश बड़ा होता है। आ रही बात समझ में? हाँ, ये भी विशेष ध्यान देना है आपको। चलो, अगला है आपका ब्रैकेट्स। ठीक है ना, ब्रैकेट्स आप समझते हैं, पैरेंथेसिस भी कहते हैं ना हम। टू एड एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, जैसे ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, शी अराइव्ड लेट एज यूजुअल। ठीक है, तो ये आप डैश मतलब लाइक ब्रैकेट लगाकर इस बात को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा रोहन, a 10 year old boy, whose father lives in USA, is my classmate। तो अगर आप ये कॉमा से बचना चाहते हो, कि आप कॉमा नहीं लगाना चाहें, तो आप क्या यूज कर सकते हैं ऑन द प्लेस ऑफ, कि भाई रोहन लगाकर आप क्या लगा देंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे और डायरेक्ट ये लिख देंगे। बट आज मॉडर्न इंग्लिश में हम ब्रैकेट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसको यूज करते हैं, ये ब्रैकेट्स को हटा दिया, यहां कॉमा लग जाएगा, ऐसा कि रोहन a 10 year old boy whose father lives in USA, और फिर अगेन क्या आ जाएगा, कॉमा, is my classmate। ठीक है, तो कोई बात हमें सिर्फ उतने शब्दों में कहनी है तो उसके लिए आप ब्रैकेट लगाइए, बाकी तो ऐसा कोई स्पेशली लिखने की नीड नहीं होती इसको।
एलिप्सिस, अब एलिप्सिस का उपयोग कहां होता है? एलिप्सिस होता है आपका पॉज के लिए, हेजिटेशन के लिए और अनफिनिश्ड थॉट के लिए। जैसे आपने किसी से कहा कि आई वेंट देयर टेस्ट 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 टेस्ट, कुछ आ रही बात समझ? डॉट 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 डॉट, तो ये जो डॉट 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 3-4 बार आते हैं, दे आर कॉल्ड दी एलिप्सिस। ये इनकम्प्लीट बात को बोलने के लिए, जैसे आई वॉज थिंकिंग मे बी यू आर राइट, है ना, इफ ओनली आई हैड चांस टू गो देन आई वुड लाइक, यू नो, सो दैट इज, ये आपका ऐसे यूज होता है। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? एलिप्सिस आपके किसके लिए यूज हो रहे हैं? कहीं कोई चीज को बोलते वक्त आप अटक रहे हो, है ना, हेजिटेट फील कर रहे हो, अनफिनिश्ड बात आपने कुछ बोली हो, तो वहां आप इसको लगाते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है आपका स्लैश। अगला वर्ड क्या है? अब स्लैश क्या होता है? यस, जब आप कोई डेट मेंशन करते हो, ठीक है ना, तो वहां पर भी आप क्या लिखते हो? स्लैश लिखते हो। जैसे आपने कहा 10, आज डेट कितना है? 14/01/2026, है ना। सो ये डेट है आज का, तो बीच में हमने क्या लगाया? ये स्लैश। ये हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टिल्ड हल्का सा, दैट इज टू शो अल्टरनेटिव्स। और दूसरा टू डेट्स आर इन फंक्शन। अल्टरनेटिव में भी यूज होता है, जैसे ही और शी मस्ट साइन द फॉर्म। देखो यू और आई, है ना, तो अल्टरनेटिव क्या है? या तो आप या फिर मैं। हम इसके लिए कंजंक्शन भी लगाते हैं, कौन सा? यू और आई, है ना। तो अल्टरनेटिव्स के लिए जब जैसे मान लो आप कोई राइटिंग वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो राइटिंग वर्क में अल्टरनेटिव्स आप ऐसे यूज करते हो ना, ठीक है, कि भाई या तो ये या फिर ये। चलिए, तो ये आपके पंक्चुएशन मार्क थे और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। स्लैश हम कहाँ लगा रहे हैं आपको समझ में आ गया है। एलिप्सिस आपको पता चली गया कहाँ लगा रहे हैं। ब्रैकेट्स आपको समझ में आ गया कहाँ लगा रहे हैं। डैश समझ में आ रहा है, टू ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप एम्फसाइज करने के लिए आप डैश लगा रहे हो। हाइपन जो होता है आपको पता है कहाँ यूज हो रहा है? अ वेल नोन राइटर, जैसे देखो आपने कहा फादर इन लॉ, क्या कहा? तो फादर इन लॉ, बीच में क्या लगाया है हमने? हाइपन लगाया है ना। तो हाइपन इस तरीके से वर्ड को क्या है, ज्वाइन करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा शब्दों को ज्वाइन करने के लिए बीच में हाइपन लगाते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में हमने क्वोटेशन मार्क देखे थे। इसके बाद में मैंने कॉलम और सेमी कॉलम में क्या डिफरेंस बताया था आपको, कि कोई चीज़ की लिस्ट बना रहे हो आप, है ना, तो वहाँ क्या लगाओ? कॉलन। लेकिन सेमी कॉलन किस में? जब कॉम्प्लेक्स लिस्ट जो है वो तैयार कर रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद टाइम और डेट रेशो में भी आप इसका उपयोग करते हैं। सेमी कॉलन भी ऐसे ही आपका यूज होता है, सेपरेट द कॉम्प्लेक्स लिस्ट एंड क्लोजली रिलेटेड डिपेंडेंट क्लॉजेस जो आती हैं उनमें आप ये लगता है।